सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्टोनिक। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और लॉजिकल पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, पैटर्न, लॉजिक, एरे, पॉइंटर, फंक्शंस और इसी के हम लोग बेसिक आइडियाज के साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट किसको बोला जाता है और क्या क्या होता है। सी में कभी भी अगर हमको कोई प्रोग्राम में डिसीजन लेना होता है, ठीक है, अगर डिसीजन लेके कुछ काम करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत टाइप के होते हैं। तो पहला तो होता है इफ कंडीशन, दूसरा होता है इफ एल्स कंडीशन, थर्ड होता है इफ एल्स लेदर, फोर्थ होता है नेस्टेड इफ एल्स एंड फिफ्थ होता है स्विच केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इफ कंडीशन को कैसे लिखा जाता है। इफ और इफ एल्स कंडीशन ना दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। इफ कंडीशन में क्या होता है कि पहले तो तुम अपना इफ लिखोगे और उसके बाद तुमको कंडीशन देना पड़ता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी तुम इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर पे जाके तुमने जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग इफ एल्स कंडीशन में आएंगे वहां पे क्या होगा कि तुम इफ कंडीशन दोगे एज इट इज, जैसे हम लोग ने इफ कंडीशन पे लिखा था। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब तुम्हारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर सपोज करो कि ये नहीं हुआ कंडीशन ट्रू, ठीक है, तब क्या होगा, जो एल्स के अंदर पे जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड था ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी को अगर हम लोग को समझना है, हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो हम लोग अपने आईडी में आता है और यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं लिखता हूँ इंट मेन, और यहाँ पे सपोज करो मैं ले रहा हूँ इंट एज। ठीक है, अब मैं यूजर को बोलूंगा कि अपना एज दो, प्रिंट एफ एंटर योर एज, और उसके बाद मैं लिखता हूँ स्कैन एफ मॉड्यूलस डी एंड एज, क्योंकि हम लोग को एज में इनपुट लेना है। अब यूजर ने एज दे दिया, अब मुझे चेक करना है कि यूजर का एज 18 है या 18 से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं अगर कुछ ऐसे लिखता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18। देखो मैंने यहाँ पे किसका यूज किया, मैंने यहाँ पे यूज किया है रिलेशनल ऑपरेटर्स का। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया कि एज, क्या जो यूजर ने एज दिया है वो ग्रेटर देन है 18 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर पे आएंगे और मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ योर एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं इफ कंडीशन। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ कंडीशन दूंगा और उसके बाद अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा योर एज इज 80। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउट ऑफ इफ कंडीशन। अब मैंने जो ये लाइन लिखा है आउट ऑफ इफ कंडीशन, ये तब भी काम करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब भी ये लाइन काम करेगा आउट ऑफ इफ कंडीशन। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं तो इफ डॉट सी बोल के सेव करता हूँ यहाँ पे, और इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने पूछा है एंटर योर एज। सपोज करो मैंने यहाँ पे दिया 25, और जैसे मैं एंटर करूंगा ये मुझे बोलेगा योर एज इज ग्रेटर देन 18। और उसके बाद इसने क्या प्रिंट किया, आउट ऑफ इफ कंडीशन, मतलब मेरा इफ कंडीशन रन हुआ और उसने मुझे प्रिंट किया योर एज इज ग्रेटर देन 18, और उसके बाद इसने मुझे प्रिंट किया प्रिंट एफ आउट ऑफ इफ कंडीशन। बट क्या होता अगर मैं ये सेम प्रोग्राम रन करता और मेरा एज 18 से कम होता। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे दिया 12। अब अगर मैं इसको एंटर करूं तो देखो इसने मुझे डायरेक्टली क्या प्रिंट करके दिया, आउट ऑफ इफ कंडीशन। मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड था, ठीक है, योर एज इज ग्रेटर देन 18, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों? इफ कंडीशन तभी काम करेगा जब हम लोग उस कंडीशन को ट्रू सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, ट्रू ही नहीं हो रहा है, तब इफ कंडीशन काम नहीं करेगा। अब इसी के केस में अगर सपोज करो यहाँ पे इफ एल्स हम लोग बिठा दें, ठीक है, और मैं कुछ इसको ऐसे लिखता, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट एफ योर एज
is greater than 18, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूंगा else printf your age is less than 18। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा printf out of switch case, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने क्या देखा था कि जब इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा था तब इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, राइट, एक्सेप्ट दिस आउट ऑफ स्विच केस, ठीक है। बट अभी अगर ये कंडीशन सपोज करो यूजर ने दिया एज 12 इज ग्रेटर देन 18 फॉल्स, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है ये आएगा एल्स पार्ट के अंदर पे, और एल्स के अंदर पे जो भी लिखा हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये प्रिंट करेगा योर एज इज लेस देन 18। तो अगर मैं इसको रन करूं तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ 19 दिया मैंने और मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखो योर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड देन आउट ऑफ स्विच केस। बट अगर अभी मैं इसी को रन करूं और इसका एज मैं दूं सपोज करो 10 एंड देन एंटर करूं, देखो इसने मुझे क्या दिया, योर एज इज लेस देन 18 देन आउट ऑफ स्विच केस। देखा, इससे पहले जब हम लोग कर रहे थे तब इसने क्या किया था, जब मेरा इफ कंडीशन ट्रू हो रहा था तब इसने प्रिंट किया था योर एज इज ग्रेटर देन 18, बट जब कंडीशन फॉल्स हो रहा था तब इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, राइट। बट अब ऐसा नहीं है। तो इफ और इफ एल्स का मेजर डिफरेंस यही है कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, बट अगर तुमने इफ एल्स लिखा है तो अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है फॉर एनी रीजन तब तुम्हारा एल्स वाला पार्ट काम करेगा। ये होता है मेजर डिफरेंस इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट के अंदर पे। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं एल्स इफ। अब एल्स इफ को लिखना ना इतना भी मुश्किल नहीं है, इसको हम लोग एल्स इफ लेदर भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस बिठा सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एज ना लेके मैं अगर यहाँ पे लेता मार्क्स, ठीक है, और मैं अभी के लिए इसको फिक्स कर देता हूँ कि इसका यूजर का मार्क्स 75 है, या फिर एक काम करता हूँ मैं इसके यहाँ पे भी इनपुट ही लेता हूँ इफ मार्क्स, और मैं आपको तो प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स स्कैन एफ, और फिर यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ यूजर से मॉड्यूलस डी एंड मार्क्स, ठीक है। अब मैंने यूजर से यहाँ पे मार्क्स का इनपुट ले लिया, बट अभी यहाँ पे ना मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करना है कि सपोज करो अगर यूजर का मार्क्स 90 से ज्यादा है, 90 या 90 से ज्यादा है तो उसको मिलना चाहिए ग्रेड ए। अगर उसका मार्क्स 75 से ज्यादा है तो उसको मिलना चाहिए ग्रेड बी, और अगर उसका मार्क्स 60 से ज्यादा है तब उसको मिलना चाहिए ग्रेड सी। तो लेट्स सी यहाँ पे हम लोग कैसे काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ठीक है, अगर उसका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है देन प्रिंट एफ ग्रेड ए। एल्स इफ, अब यहाँ पे जब हम लोग एल्स इफ लेटर को बिठाएंगे ना, हम लोग एल्स के बाद एक स्पेस देके फिर लिखेंगे इफ, और उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पे दूसरा कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन कुछ ऐसे लिखा जाता है, सपोज करो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, प्रिंट एफ ग्रेड बी, else if marks is greater than equals to 60, printf ग्रेड सी, ठीक है। और अगर else, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे else printf फेल, और लास्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 0। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं इसको रन करूं और लेट्स से अगर मैं इसका मार्क्स देता हूँ 98 और मैं एंटर करूँ तो इसने मुझे क्या दिया, ग्रेड ए। मतलब इसने पहले चेक किया कि 98 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ट्रू, तो इसको मिला ग्रेड ए। ठीक है। अब जैसे ही ये इसने एक कंडीशन इसको मिल गया, ये बाकी का चेक नहीं करेगा, और ये बाकी का चेक ना करके ये डायरेक्ट इसने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देता सपोज करो 52 और मैं एंटर करता तो इसने मुझे क्या दिया, फेल। क्यों? 52 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, फॉल्स। 52 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, फॉल्स। 52 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये भी फॉल्स। जब तीनों कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं तो लास्ट में काम करेगा एल्स पार्ट, और एल्स में हम लोग ने क्या लिखा था, फेल, इसलिए इसने मुझे आउटपुट फेल दिया। ठीक है। तो अगर कभी भी हम लोग एल्स इफ कंडीशन को लिखेंगे तो याद रखना पहले लिखा जाएगा इफ, देन कंडीशन वन जो हम लोग का पहला कंडीशन, फॉलो ऑन होगा उसके बाद उस कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड, देन आएगा एल्स इफ जहां पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन टू, और उसके बाद उस कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड। ऐसे करके तुम लोग का जितने भी कंडीशन है ना, तुम लोग उसको लिख सकते हो। और याद रखना एल्स और इफ के बीच में एक स्पेस आएगा, और एकदम लास्ट में जो कि ऑप्शनल होता है, या तो तुम लोग एल्स लिख भी सकते हो और नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है। बट वही फायदा है कि अगर एल्स लिखोगे तो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तब एल्स वाला पार्ट काम करेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ कैसे काम करता है? नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब एक इफ कंडीशन के अंदर पे हम और एक इफ कंडीशन लिख रहे हैं, तब वो काम करेगा नेस्टेड इफ वाइज। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो एक और नया फाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main, और यहाँ पे मैं सपोज करो, मैं यहाँ पे फिर से लेता हूँ int age इक्वल्स टू int age, एंड देन मैं लेता हूँ printf enter your age, scanf, और मैं सपोज करो यहाँ पे मैंने लिया है मॉड्यूलस d एंड एज। ठीक है। अब मैं अगर कुछ ऐसे लिखूं, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, printf you are eligible to vote। ठीक है। अगर आपका एज 18 या फिर 18 से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो रहे हो वोट के लिए। बट अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सपोज करो इफ एज इज, या फिर मैं काम करता हूँ, मैं इसी के अंदर पे साथ में एक और चीज लेता हूँ, कैर नेशन। ठीक है। और नेशन को भी मैं इनपुट लूंगा यहाँ पे, जैसे सब अब यहाँ पे कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले सकते हैं, राइट। तो अगर इंडिया हुआ तो हम लोग आई लेंगे, अगर कोई दूसरा कैरेक्टर हुआ, सपोज करो अगर बांग्लादेश हुआ तो हम लोग बी लेंगे। तो वैसा टाइप अगर हम लोग पकड़े, और मैं आप लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर योर नेशन। ठीक है। साथ में मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ /n I फॉर इंडिया /n सपोज करो बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है। तो मैंने अभी ये दो ही ऑप्शन दिया, आई फॉर इंडिया एंड बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेस और अभी अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इफ नेशन इज इक्वल्स टू, जब भी हम लोग को कोई कंडीशन में चेक करना है कि इस वैल्यू में, इस वेरिएबल में जो भी डेटा है, तो हम लोग हमेशा दो इक्वल देंगे,
इक्वल्स टू आई, तो मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट एफ यू आर इंडियन, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं करूंगा एल्स इफ, सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स इफ नेशन इक्वल्स टू बी, you are from Bangladesh, you are from India and then you are from Bangladesh, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने कुछ इस तरीके से अपना कोड को लिखा है। तो ये क्या करेगा, पहले यूजर का एज लेगा, ठीक है। जैसे ही इसने एज लिया, मैंने यहाँ पे स्कैनएफ लिखना भूल गया, सॉरी, स्कैनएफ। अब यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलस सी लेंगे, ठीक है, मॉड्यूलस सी। फिर हम लोग लिखेंगे एंड, और उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, नेशन, ओके। उसके बाद ये यूजर को पूछेगा, अगर आप इंडियन हो तो आप आई दो, और या तो अगर आप बांग्लादेश से हो तो आप बी दो। तो उसके बेसिस पे ये चेक करेगा, अगर यूजर का एज 18 हो रहा है तो वो पहले प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। उसके बाद ये चेक करेगा कि इफ नेशन इक्वल्स टू आई, अगर नेशन में आई है तो यू आर फ्रॉम इंडिया, और अगर बी है तो यू आर फ्रॉम बांग्लादेश। लेट्स सी, इसको एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। नेस्टेड, अच्छा मैं शायद यहाँ पे सेमीकोलन देना भूल गया। लेट्स सी, अब यहाँ पे इसने मुझे पूछा है एंटर योर एज। अब अगर सपोज करो मैंने अपना दिया एज 25, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंटर योर नेशन, और फिर ये स्टॉप हो गया, राइट। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको इसके ऊपर लिखता हूँ, देन लेट्स रन। तो अब ये मुझे पहले पूछ रहा है कि आप कौन से नेशन से हो। तो अगर मैं देता हूँ आई एंड देन आई हिट एंटर, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका एज क्या है, मैं देता हूँ 25। तो देखो इसने मुझे क्या प्रिंट किया, यू आर एलिजिबल टू वोट, और उसके बाद इसने मुझे प्रिंट किया यू आर फ्रॉम इंडिया। अगर इसी केस में अगर मैं यहाँ पे ये देता, सपोज करो बी एंड देन मैं देता 19, तो ये मुझे देता यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये कैसे काम कर रहा है, पहले इसने इस कंडीशन को देखा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ट्रू हो रहा है। ट्रू होने के बाद ये इसके अंदर जाएगा, अंदर जाके ये प्रिंट करेगा प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। उसके बाद ये चेक करेगा कि नेशन में क्या इनपुट आया था, अगर आई आया है तो ये चेक करेगा, ये मुझे प्रिंट करेगा यू आर फ्रॉम इंडिया, और अगर बी दिया था मैंने इनपुट तो ये मुझे प्रिंट करेगा यू आर फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हम लोग का नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इसी के बाद हम लोग का आता है स्विच कंडीशन या फिर स्विच केस। स्विच केस कुछ इस तरीके से समझो, जैसे हम लोग कभी कॉल सेंटर वगैरह में कॉल करते हैं ना, तो ये क्या करता है, हम लोग को एक मेन्यू देता है, राइट, प्रेस 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। सिमिलरली स्विच केस भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये तब ज्यादातर काम में आता है जब आपके पास एक फिक्स्ड मेन्यू हो, कि आपको अगर ये ऑप्शन चाहिए तो आप ये सिलेक्ट करो, तब वो उसी ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा, ठीक है। तो तब ये ज्यादातर स्विच केस में काम आता है। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो पहले हम लोग लिखते हैं हमेशा स्विच, उसके अंदर पे जाता है चॉइस। अब ये जो चॉइस है ये एक वेरिएबल होगा, ठीक है, जो यूजर हमें इनपुट देने वाला है। अब इसी चॉइस के बेसिस पे हम लोग अपने केसेस को देते हैं। जैसे सपोज करो केस 1, फिर मैंने दिया कि केस अगर 1 ट्रू हुआ, मतलब अगर यूजर ने 1 दिया और तो एग्जीक्यूट होने वाला है केस 1, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये मुझे प्रिंट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला पार्ट। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये हमें हेल्प करता है स्विच केस के बाहर आने के लिए। तो अगर हम लोग स्विच के अंदर में जाते हैं ना, अगर सपोज करो मैंने ये ब्रेक नहीं लिखा, तो ये क्या करेगा, पहले केस 1 चेक करेगा, फिर केस 2 चेक करेगा, और ऐसे सो ऑन वो जाते रहेगा जितने भी केसेस है। एकदम लास्ट में जैसे हम लोग इफ एल्स में एल्स पार्ट लिखते हैं ना, यहाँ पे होता है डिफॉल्ट, कि अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तब ये डिफॉल्ट केस पे चला जाता है, ठीक है। तो इसको ना हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं।
सपोज करो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लेता हूँ हैशटैग include stdio.h और फिर यहाँ पे लेता हूँ int main int day printf enter any day from 1 to 7, मतलब 1 से लेके 7 तक आपका कोई भी डेट अगर डे है तो आप उसको एंटर करो। ठीक है, लेट्स से इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हम लोग, यहाँ पे हम 3 तक ही लेते हैं, 1 2 3 और फिर हम लोग लेते हैं scanf मॉड्यूलस डी क्योंकि इंटीजर में हम लोग इनपुट ले रहे हैं और फिर यहाँ पे लेते हैं डी। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाता है, देखो स्विच और मैंने यहाँ पे क्या वेरिएबल बनाया था डे, तो मैं इसको लूंगा डे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा केस 1, अगर यूजर ने 1 दिया तो ये मुझे प्रिंट करेगा printf मंडे और साथ में मुझे यहाँ पे लिखना होगा ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद अगर यूजर ने 2 दिया होता तो मैं लिखूंगा केस 2 printf ट्यूसडे ब्रेक। और अगर यूजर ने 3 दिया होता तो ये मुझे प्रिंट करके देगा printf वेडनेसडे और साथ में मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक। ठीक है, और इसी के बाद यहाँ पे मुझे एक लिखना होगा डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था, जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तब ये मुझे प्रिंट करके देगा डिफॉल्ट, तो मैं लिखूंगा printf invalid input /n और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक। ठीक है, ये स्विच का जो कंडीशन था, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा printf out of switch case। ठीक है, तो जब भी ये स्विच केस के बाहर आ जाएगा ये मुझे ये प्रिंट करके देगा आउट ऑफ स्विच केस। फिर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिखता हूँ एंड लेट्स सी इसका कोड कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आने वाला है। तो देखो इसने मुझे पहले पूछा है एंटर एनी डे फ्रॉम 1 to 3। अब सपोज करो मैं देता हूँ 2, तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया ट्यूसडे और उसके बाद आउट ऑफ स्विच केस, मतलब ये अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट था, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का पार्ट था पूरा कोड का, राइट, स्विच ब्लॉक था। जैसे ही इसने मुझे ट्यूसडे प्रिंट किया, इसको क्या मिला ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या था, स्विच के बाहर आ जाना। स्विच के बाहर अगर आया तो इसको क्या मिला लाइन नंबर 22 जो उसमें जिसमें क्या लिखा है आउट ऑफ स्विच केस, इसलिए इसने मुझे आउट ऑफ स्विच केस प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कुछ ऐसा इनपुट देता जो यहाँ पे मैंने केस लिखा ही नहीं है, जैसे मैंने केस 3 तक लिखा था, अगर सपोज करो मैंने दिया 7, ठीक है, और अब मैं एंटर करूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और उसके बाद आउट ऑफ स्विच केस, इसका मतलब क्या है कि डिफॉल्ट केस रन हो गया, राइट, और उसके बाद ब्रेक मिला तो ब्रेक से बाहर आके इसने मुझे क्या दिया आउट ऑफ स्विच केस। अभी सपोज करो कि कई बार हम लोग का ऐसा भी होता है ना कि हम लोग ने एक प्रोग्राम लिखा, एक सेकेंड, और सपोज करो कि अगर तुम लोग ने ये ब्रेक स्टेटमेंट लिखना भूल गया होता, तो मैं यहाँ से ना ब्रेक हटा देता हूँ। सपोज करो ब्रेक, तीनों मैंने केसेस से ब्रेक हटा दिया। अब देखो ये चारों केसेस में से मैंने ब्रेक रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूं और मैं यहाँ पे लिखूं 1, तो देखो इसने मुझे सारा प्रिंट करके दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनवैलिड इनपुट आउट ऑफ स्विच केस सब प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब इसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला, ये केस 2 में भी चला गया, ये केस 3 में भी चला गया और साथ में डिफॉल्ट में भी चला गया। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ये कंडीशन चेक नहीं करता, ये सिर्फ फिक्स मेनू के हिसाब से काम करता है कि अगर यूजर ने 1 दिया है
तो मुझे 1 वाला केस ही चलाना है, और इसी को रोकने के लिए हम लोग लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि ये स्विच केस से बाहर आ जाए। ठीक है, तो अगर कभी भी तुम लोग स्विच केस लिख रहे हो हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, अभी सपोज करो अगर यहीं पे हम लोग को वावल्स चेक करना होता, मतलब ए ई आई ओ यू, अगर ये चेक करना होता तो हम लोग कैसे लिखते? तो मैं इसी को चेंज करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कैर चॉइस, एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग चॉइस, और यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट एफ एंटर एनी कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड, स्कैनफ मॉड्यूलस सी, क्योंकि कैरेक्टर आने वाला है, एंड देन एंड चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे स्विच चॉइस, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केस ए। अगर हम लोग का ए हुआ, अगर यूजर ने ए दिया तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ ए इज वावल, ए इज वावल, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्रेक। अगर यूजर ने ए ई दिया होता तो हम लोग फिर से सेम पार्ट ही लिखेंगे, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सिमिलरली केस ई आई और यहाँ पे मुझे इसको रिमूव करना होगा, ई इज वावल देन आई इज वावल, ए ई आई एंड देन ओ, सॉरी केस ओ, और अभी अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ ओ इज वावल, और लास्ट हम लोग का केस यू। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर यू इज वावल, और लास्ट में मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, क्योंकि ए ई आई ओ यू इन 5 कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सबको क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडुलस सी इज कॉन्सोनेंट स्लैश एन। ठीक है, देखो तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब अगर यूजर ने ए दिया तो ये केस ए को एग्जीक्यूट करेगा और बोलेगा ए इज वावल, बट सपोज करो अगर केस यूजर ने बी दिया होता तो ये चेक करेगा कि क्या केस बी है, नहीं है, और ना होने से ये क्या करेगा, डायरेक्ट डिफॉल्ट में जाएगा और ये प्रिंट करेगा डिफॉल्ट वाला पार्ट, मतलब मॉडुलस सी इज कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है चॉइस का वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स इसको रन करके देखते हैं हम लोग। अब सपोज करो यूजर ने दिया है ई, तो इसने मुझे क्या दिया, ई इज वावल एंड देन आउट ऑफ स्विच केस, बट अगर इसी के जगह पे मैंने दिया होता बी और उसके बाद में अगर एंटर करता तो ये मुझे देता बी इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है हम लोग का स्विच केस। अब इसी के बाद हम लोग को समझना है लूप। ठीक है, अब ये जो लूप होता है ना, ये हमेशा यूज किया जाता है जब हम लोग को एक सेम ऑफ कोड रिपीटेड टाइम चलाना है, अनटिल एंड अनलेस जब तक एक दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लूप क्या होता है, जब तक तुम लोग को एक सेगमेंट ऑफ कोड रिपीटेड टाइम चलाना है तब हम लोग यूज करेंगे लूप का। अब लूप 3 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप एंड थर्ड होता है फॉर लूप। नेस्टेड लूप का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे बाय द वे। अब जो व्हाइल लूप होता है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे काम में आता है। ठीक है, सो व्हाइल लूप, इनको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको लिखने का सिंटेक्स कैसा रहता है, पहला होगा इनिशियलाइजेशन, देन आता है हम लोग का व्हाइल, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपना दिया हुआ कंडीशन, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। बट अब कंडीशन को फॉल्स भी तो कराना होगा ना, ताकि एक टाइम में जाके वो स्टॉप हो जाए, इसलिए हम लोग को यहाँ पे वैल्यू को अपडेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग इसको ना प्रैक्टिकल वे पे
देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो मैं एक नया फाइल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैशटैग include stdio.h int main एंड सपोज करो मुझे डेटा को इनिशियलाइज करना है, राइट? तो मैं लिखूंगा int i इक्वल्स टू 1। सपोज करो मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो मैं बार बार प्रिंट f1 प्रिंट f2 प्रिंट f3 ये नहीं करने वाला, मैं लूप लगाऊंगा और उसके हेल्प से ये डायरेक्ट मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ while i is less than equals to 10, मतलब जब तक i का वैल्यू छोटा है और या फिर इक्वल है 10 के, तब तक तुम इस कंडीशन को चलाओ। और करना क्या हम लोगों को लिखना है printf मॉड्यूलस d स्लैश n एंड देन यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, i का वैल्यू, और मैं यहाँ पे करूंगा i प्लस प्लस। अब ये जो i प्लस प्लस है, प्लस का मतलब होता है +1। ठीक है, तो जब मैंने i प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब है i का जो भी वैल्यू था उसमें +1 कर दो। तो i का वैल्यू अगर पहले 1 था तो ये करेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा i मतलब 1। उसके बाद ये चेक करेगा कि i प्लस प्लस है, मतलब i प्लस 1 कितना हुआ, 1 प्लस 1 2। अब ये फिर से ऊपर जाएगा और चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू, फिर से 2 को प्रिंट करेगा और उसके बाद 2 प्लस 1 करके इसको अपडेट कर देगा। ये तब तक चलेगा जब तक i का वैल्यू 10 नहीं हो जाए। अब जब 10 हो गया, इसने प्रिंट किया 10, 10 प्लस 1 अब कितना हो गया 11। अब चेक करो 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, अब ये कंडीशन हो गया फॉल्स और प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 0 एंड लेट्स इसको रन करके देखते हैं। while.c बोल के मैं सेव कर देता हूँ एंड देखो इसने क्या किया, 1 2 3 4 ऐसा करके इसने 10 तक प्रिंट किया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है हम लोग का while लूप। अब क्या होता अगर मैं यहाँ पे ये i प्लस प्लस लिखता ही नहीं, ठीक है, मैं अगर ये लाइन ही नहीं लिखता तो ये मुझे क्या करता, देखो ये सिर्फ 1 1 1 1 1 1 प्रिंट करते ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि ना वैल्यू अपडेट हो रहा है। ठीक है, और जब तक वैल्यू अपडेट होगा नहीं तब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग को वैल्यू अपडेट करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर तुम लोग को रिवर्स ऑर्डर में कुछ प्रिंट करना है, जैसे सपोज करो अगर मुझे 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना रहता तो मैं कुछ ऐसे लिखता, इफ i इक्वल्स टू 10 सॉरी इंट i इक्वल्स टू 10 एंड अगर i का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो प्रिंट करो i एंड देन मैं यहाँ पे करूंगा अब माइनस माइनस। अब माइनस माइनस का वैल्यू कितना हुआ, मतलब माइनस माइनस का हुआ वो i माइनस 1। अब अगर मैं इसको रन करूं, अच्छा यहाँ पे मैंने सेमीकोलन देना भूल गया। अब अगर मैं इसको रन करूं then check 10 9 8 7 and then 1, तो कुछ इस तरीके से काम करता है हम लोग का while लूप। बट क्या होता अगर ये कंडीशन ही गलत होता, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे -10 देता, -10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फॉल्स है ये कंडीशन, राइट? अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी, तो देखो कुछ भी इसने मुझे प्रिंट नहीं करके दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि while कंडीशन तभी काम करेगा जब तुम्हारा ये ऊपर दिया हुआ पहला कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर कंडीशन गलत तो काम वहीं पे बंद हो जा रहा है, इसीलिए इनको बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं डू वाइल लूप में। अब ये जो डू वाइल लूप है इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर वाइल लूप तब काम करता है जब कंडीशन ट्रू हो, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब अगर काम नहीं करेगा, मतलब वाइल लूप उसका अलग होगा, राइट? वाइल लूप थोड़ा सा अलग है। वाइल लूप पहले काम करता है और फिर चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है कि गलत है। ठीक है, तो पहले वो इनिशियलाइज करेगा, फिर वो प्रिंट करेगा डेटा को। सपोज करो अगर इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लोग ने जैसे किया, फिर उस वैल्यू को वो अपडेट करेगा और उसके बाद चेक करेगा एकदम लास्ट में कि क्या कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इसको कुछ लिखने का तरीका ऐसे होता है, पहले आता है डू, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, देन अपडेट और उसके बाद वाइल कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको करके देखें एक बार,
hashtag include stdio.h int main int I equals to 10, do printf modulus d slash n I and then I plus plus. ओके अभी तक तो सब सेम है राइट. I should be less than equals to 10. तो ये क्या करेगा पहले एक सेकंड. I का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया 1, तो ये पहले प्रिंट करेगा 1 को, फिर ये करेगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2. अब ये चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू. अब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये फिर ऊपर जाएगा और 2 को प्रिंट करेगा. जब तक I का वैल्यू 10 नहीं हो जाता, 10 से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक ये इसको एज इट इज प्रिंट करेगा. do डॉट सी. सो लेट्स से इसका आउटपुट कैसे आ रहा है. सेम आ रहा है राइट, जैसे हम लोग ने व्हाइल लूप में किया था. तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हम लोग को तब पता चलेगा अगर सपोज करो मैंने इसका वैल्यू 15 दे दिया होता, तो I का वैल्यू 15 हो रहा है. जब हम लोग ने व्हाइल लूप किया था तब जब मैंने उसका वैल्यू कुछ अलग दिया था, जब कंडीशन फॉल्स होने लायक मैंने कुछ डेटा दिया था, तब उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था राइट. बट अभी देखो अगर मैं इसको रन करूं और मैं चेक करूं तो देखो इसने मुझे एक बार 15 प्रिंट किया. क्यों किया, क्योंकि इसने पहले हमेशा 15 को प्रिंट करेगा, उसके बाद इसको अपडेट करेगा 15 प्लस 1 16. अब देखो 16 लेस देन इक्वल्स टू 10 फॉल्स. जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो उसने लगा वो प्रोग्राम बंद कर दिया. अब जब प्रोग्राम बंद हो गया बट फिर भी एक बार तो 15 चल गया राइट, तो इसलिए यहाँ पे एक बार होने से भी आउटपुट को रन किया जाता है. इसलिए डू व्हाइल लूप को बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे एक और लूप आता है जिसका नाम है फॉर लूप. फॉर लूप सबसे सिस्टमैटिक लूप होता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट तीनों एक ही साथ लिखा जाता है. तो पहले हमेशा इनिशियलाइजेशन काम करेगा, दूसरे उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. और उसके बाद एकदम लास्ट में फिर जाके अपडेट करेगा. तो देखो पहले ये पैटर्न हमेशा याद रखना. फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन चेक, थर्ड एग्जीक्यूट द कोड एंड फोर्थ अपडेट. ठीक है. और अगर उसके बाद भी कंडीशन ट्रू रहा तो फिर वो फिर से रिपीट करने वाला है कोड. तो लेट्स सी इसको कैसे लिखा जाता है. मैं यहीं पे चेंजेस करता हूँ. अगर सपोज करो अगर मुझे अभी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना रहता तो मैं लिखूंगा फॉर इनिशियलाइजेशन करना है लाइक, तो मैं लिखूंगा इंट I इक्वल्स टू 1, int I इक्वल्स टू 1 एंड देन सेमीकोलन, और मैं दूंगा I शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, और उसके बाद मैं दूंगा I प्लस प्लस, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf मॉडुलस डी I. यहाँ पे मैं स्लैश एन लगा देता हूँ वरना और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. और फिर मैं इसके बाहर आके लिखता हूँ रिटर्न 0. अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखो उसने मुझे 1 2 3 4 5 10 तक प्रिंट कर दिया. तो इसने क्या किया, पहले I इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया, फिर इसने चेक किया कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू, अंदर आया 1 को प्रिंट किया, फिर ये ऊपर गया और I के वैल्यू को अपडेट कर दिया. I प्लस प्लस का मतलब हो गया I प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2. अब ये फिर से आएगा कंडीशन चेक करने के लिए कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 राइट. अब अगर ये भी ट्रू हो रहा है तो फिर ये अंदर जाएगा, 2 को प्रिंट करेगा, फिर अपडेट करेगा, और ये तब तक काम करते रहेगा जब तक I का वैल्यू 10 से ज्यादा ना हो जाए. ठीक है. जैसे ही I का वैल्यू 11 हो गया तब ये कंडीशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा. इसलिए हम लोग को आउटपुट में सिर्फ 10 तक ही दिखने को मिलता है. और यही जो फॉर लूप है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है. ठीक है. अगर आप लोग को पैटर्न प्रोग्रामिंग करना है, अगर आप लोग को एरे करना है, अगर आप लोग को रिकर्सिव प्रोग्राम में फैक्टोरियल वगैरह करना है, तो आप लोग हमेशा फॉर लूप का यूज कर सकते हो. तो फॉर लूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है.
तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे एरेज के साथ काम किया जाता है, कैसे पॉइंटर्स के साथ काम किया जाता है, और साथ ही में हम लोग देखेंगे कैसे रिकर्सिव फंक्शन वगैरह क्या होता है। ठीक है, चलो बाय बाय।